सो हम लोग डाटा साइंस यूजिंग पाइथन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स में हम 8 वीक्स यानी कि 40 डेज इस कोर्स को डे बाय डे करेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस गिवन है कि अ, ये 20 डेज का सिलेबस है। 20 डेज, तो 20 डेज में क्या क्या करना है। तो यहाँ पर 20 डेज में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेशन है। तो हम हर दिन को, हर एक डे को 2 डेज में कवर करेंगे। यहाँ पे जो थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन गिवन है, जैसे डे वन का ये थ्योरी सेशन है, डे वन का ये प्रैक्टिकल सेशन है। तो हम एक दिन ये थ्योरेटिकल सेशन कवर करेंगे और अगले दिन ये प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, ताकि हम इसे डिटेल में कवर कर सकें। तो ये डे वन से लेकर डे 10 तक बेसिक पाइथन है। पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसमें अवेलेबल जो एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसके बाद हम मॉड्यूल पैकेजेस, numpy लाइब्रेरीज, the advanced concepts of filtering in the numpy library, what is the data frame, और डाटा फ्रेम में हम मिसिंग डाटा हैंडलिंग कैसे करते हैं। उसके बाद मैटप्लॉटलिब, टीके इंटरफेस, टीके इंटरफेस के एडवांस कंसेप्ट्स, डाटा साइंस क्या है। यहाँ पर श्रुति कह रही है कि 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स का नहीं है, 8 वीक्स का कोर्स है। और ये कंप्लीट होने में नियर अबाउट 2.5 महीने, यानी कि 2 महीने और 2 वीक्स के आसपास लग जाता है, क्योंकि बीच में कुछ ब्रेक्स भी होंगी। तो ये 8 वीक्स का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स नहीं है। सो लास्ट के 4 डेज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डाटा साइंस के कंसेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, डाटा साइंस एक्चुअली क्या है, और डाटा साइंस में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में कितने टाइप के एल्गोरिथम्स हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सभी कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पर डे वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे हम बेसिक प्रोग्राम्स को इसमें रन कर सकते हैं। सो आज हम देखेंगे कि पाइथन के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, पाइथन में कौन सी चीज़ें सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम एक बेसिक प्रोग्राम को बना सकें। सो आज के सेशन में हम ये जो कंसेप्ट्स हैं इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से टाइप के पाइथन है, पाइथन्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पाइथन के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं जिन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन हम जो पाइथन का कंपाइलर यूज़ करेंगे उसे कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस कंसेप्ट को समझेंगे। देन एक बेसिक प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन क्या है, फिर पाइथन के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, और वो सॉफ्टवेयर कहाँ से हमें मिलेगा, कैसे उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, और फिर हम उसके अंदर अपने बेसिक प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है
लैंग्वेज। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके। सो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट। तो जनरल हम अपने सोशल लाइफ में इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर्स हम लोगों ने लैंग्वेजेस स्टार्ट किया। जैसे अगर थ्योरेटिकली आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इस टाइप के लैंग्वेजेस की जनरेशन्स आई हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जनरेशन्स में जो डिफरेंसेस हैं वो अगर आपने असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या फोर्ट्रान, कोबोल, इनमें प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप इनके बीच के डिफरेंसेस को समझ पाएंगे। बट फर्स्ट जनरेशन में वर्क करने के लिए हमें बेसिक हार्डवेयर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। बेसिक हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, तभी आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस केस में हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते थे। सिमिलरली सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लैंग्वेजेस में जैसे मशीन लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन है, असेंबली लैंग्वेज को हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में रख सकते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में हम वेरिएबल्स के कंसेप्ट को लेकर आ गए। वेरिएबल्स जहाँ पर हमें कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। तो कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिख सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली इस एनवायरनमेंट में वर्क करता है जो हमें बेसिक हार्डवेयर से सेपरेट कर देता है। तो इस लेयर के अबव हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और ये प्रोग्राम हमारे बेसिक हार्डवेयर पे ही वर्क करता है। बट हमें बेसिक हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। थर्ड जनरेशन में हमने सी, सी प्लस प्लस, जावा और उससे पहले भी कोबोल और फोर्ट्रान जैसी लैंग्वेजेस थी, बेसिक, कोबोल या फोर्ट्रान। अब जब हम मूव कर रहे हैं पाइथन की तरफ, तो पाइथन को आज की डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं। बट ये लैंग्वेज जो डेवलप किया गया वो नियर अबाउट 1991 में किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स बैक। तो 30 इयर्स के बाद आज ये लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि पाइथन भी एक लैंग्वेज है, जावा भी उतना ही एफिशिएंट एक लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेजेस में हम जो भी सॉफ्टवेयर लिखना चाहें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस फीचर के साथ अपने सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है। बट कुछ एड ऑन फैसिलिटी एड ऑन फैसिलिटी एड ऑन फैसिलिटी जावा में भी हैं, कुछ एड ऑन फैसिलिटी पाइथन में भी हैं। तो जावा में भी एड ऑन फैसिलिटीज़ हैं, पाइथन में भी एड ऑन फैसिलिटी हैं। लेकिन पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है। इसका रीज़न क्या है? इजी टू लर्न एंड राइट। easy to learn and write programs। पाइथन में हम पाइथन लैंग्वेज को हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं और इसमें कोड लिखने के लिए हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट ग्रामर्स को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों में अगर कुछ लोगों ने जावा में प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप जानते होंगे जावा के अंदर
किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स होता है, यानी कि कोई भी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके जो नेम है कुछ कैपिटल होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। तो इन सिंटैक्स को याद रखना ज़रूरी होता है इन केस ऑफ जावा। जावा में हमें डाटा टाइप डिफाइन करना होता है और डाटा टाइप के बेस पर ही हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं और वेरिएबल्स के सिंटैक्स को भी हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि इनबिल्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो उन ऑब्जेक्ट को यूज करने का मेथड हमें समझना होगा। लेकिन पाइथन के केस में डाटा टाइप का कंसेप्ट नहीं है। डाटा टाइप का कंसेप्ट हो या ना हो उसका क्या फर्क पड़ता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाइथन में स्क्रिप्ट को लिखना आसान है, और आसान कैसे है ये अभी हमें एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर सी या सी प्लस प्लस या जावा इस प्रोग्राम का एक कोड में लिख रहा हूं। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट द c। इस केस में क्या रिजल्ट आएगा? सर ए और बी को इंटीजर डिफाइन भी करना पड़ेगा ना? बिल्कुल आपने सही कहा कि हम यहाँ पर a और b वेरिएबल को यूज करने जा रहे हैं। तो किसी भी वेरिएबल को तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक उसका डाटा टाइप डिफाइंड ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डाटा टाइप डाटा टाइप डिफाइन करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद ही हम इस प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज कर पाएंगे, यानी कि ए और बी किस टाइप का वेरिएबल है, और उसी के बेस पर हम उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसी के बेस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमें रिजल्ट मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर हमें डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। डाटा टाइप मीन्स ए और बी में इंटीजर, फ्लोट, डबल, किस टाइप का डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। इस केस में किस टाइप का डाटा टाइप हमें लेना होगा? इंटीजर का मतलब होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते, जैसे कि 123। फ्लोट का मतलब है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। डबल में भी फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, बट प्रिसीजन वैल्यू ज़्यादा प्रिसीजन तक स्पेसिफाई किया जा सकता है, और इसका रेंज भी डबल होता है, ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा बाइट्स इसको अलोकेटेड है। तो अकॉर्डिंगली फ्रैक्शनल डाटा हायर प्रिसीजन तक और बहुत ही लार्ज डाटा यहाँ पर लिया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर श्रुति ने बताया कि इस केस में हमें इंटीजर डाटा टाइप लेना पड़ेगा, यानी इस प्रोग्राम को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट ए बी सी। सबसे पहले हमने इसको इंटीजर बना दिया। अब इंटीजर बना दिया तो इसमें केवल इंटीजर डाटा स्टोर किए जा सकते हैं, यानी कि 10, 20, c इक्वल टू a प्लस बी, और प्रिंट करने के लिए भी स्पेसिफिक फंक्शन है, उस फंक्शन को हमें यूज करना होगा। तो सी सी प्लस प्लस या जावा में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल। सबसे पहले आपको वेरिएबल एंड डाटा टाइप, ये दोनों चीजें डिफाइन करने जरूरी है। बट अगर हम सेम इसी प्रोग्राम को पाइथन में लिखते हैं,
तो इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? इस प्रोग्राम नो में और डेटा इस टाइप्स। हाँ, पाइथन के केस में नो requirement, no requirement for variable and data type declaration. पाइथन में हमें वेरिएबल या डाटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट डिफरेंस समझे। सी प्लस प्लस और जावा के केस में हमें वेरिएबल और डाटा टाइप डिफाइन करना ज़रूरी है। पाइथन के केस में हमें कोई भी वेरिएबल या डाटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू ए बी सी, तो क्या ये वैलिड होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? सर बी ऑलरेडी डिफाइंड है एज इंटीजर। बी ऑलरेडी डिफाइंड है एज ए इंटीजर, तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि ये डाटा टाइप कह रहा है कि केवल इंटीजर डाटा ही स्टोर किया जा सकता है। तो इंटीजर डाटा के अलावा कोई और डाटा स्टोर करेंगे तो अकॉर्डिंगली वहां पर एरर शो होगा। बट इन केस ऑफ पाइथन a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू ए बी सी लिखा जा सकता है, क्योंकि पाइथन के केस में कोई भी डाटा टाइप हमने डिफाइन किया ही नहीं है। तो जब डाटा टाइप डिफाइन ही नहीं किया तो यहाँ पर किसी भी टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। अब इस केस में अगर मैं लिखता हूं ए बी सी, बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या ये वर्क करेगा? नो सर। ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर रीजन क्या है? सर सेम रीजन है, इंटीजर वैल्यू में हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। इंटीजर वेरिएबल में हम स्ट्रिंग डाटा नहीं दे सकते और उनके बीच कॉन्केटिनेशन अलाउ नहीं है। बट सेम चीज अगर हम पाइथन में करें, इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ए बी सी एक्स वाई जेड। और सेम इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा? 30। तो इस प्रोग्राम ने भी रिजल्ट दे दिया और इस प्रोग्राम ने भी रिजल्ट दे दिया। यानी कि हमें डाटा टाइप को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी टाइप का वेरिएबल, किसी भी टाइप का डाटा वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उस डाटा के बेस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 आया और यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड आया, तो इन दोनों ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? इस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर फर्स्ट वन में एडिशन हो रहा है, देन हाँ, सेकंड में कॉन्केटिनेशन हो रहा है। हाँ, तो इस केस में अगर मैं लिखता हूँ 10, 20, इस केस में भी क्या रिजल्ट आएगा? 1 0 2 0। 1020। हाँ, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग थे। अब इस केस में इसने एडिशन परफॉर्म किया, इस केस में यहां पर कॉन्केटिनेशन, यानी कि दोनों को ज्वाइन किया। तो यहां पर एडिशन करना है और यहां पे कॉन्केटिनेशन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है? सर डेटा फॉर्मेट जिसमें हमने दिया है डेटा।
आशुतोष ने कहा कि डाटा फॉर्मेट, किसी और का कोई रिप्लाई? इस केस में एडिशन हो रहा है और इस केस में कॉन्केटिनेशन। तो ये किसने डिसाइड किया कि यहाँ पे 30 आंसर देना चाहिए और यहाँ पे 1020? डबल कोट्स लगाने से स्ट्रिंग बन गया वो, हम्म इसलिए कॉन्केटिनेशन हुआ यहाँ पे। तो वो स्ट्रिंग बन गया, इससे पहले वो इंटेजर था, तो वो क्या था? ये सर इसके अंदर होता है कि जो भी डबल कोट्स के अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली एज ए स्ट्रिंग ही लेगा उसको। देखिए, सी सी प्लस प्लस या जावा में हमने क्या लिखा था कि हम पहले वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे। तो वेरिएबल जब डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हमने डिफाइन किया था? वेरिएबल का नाम और डेटा डाटा टाइप। टाइप। और डाटा टाइप क्या डिसाइड करता है? डाटा टाइप क्या डिसाइड करता है? टाइप ऑफ डेटा फॉर इंटीजर, फ्लोट और नंबर्स, लाइक हाँ, फॉर्मेट डोमेन ऑफ नंबर्स। डोमेन डोमेन ऑफ डाटा। ठीक है। या दूसरा क्या है? ऑपरेशन ऑन डाटा। कौन कौन से ऑपरेशन उस डाटा पे अलाउ होंगे? ये कौन डिसाइड करता है? डाटा टाइप। यस सर। तो यहाँ पे तो डाटा टाइप हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया, तब प्रोग्राम लिखा। लेकिन पाइथन में क्या कहीं हमने डाटा टाइप लिखा था? नो सर। तो फिर कैसे डिसाइड हुआ ऑपरेशन? कि अर्थमेटिक होगा या फिर हाँ, कॉन्केट। कॉन्केटिनेशन। जब हमने डाटा टाइप ही डिफाइन नहीं किया तो ये कैसे डिसाइड कर ले रहा है? सर ये यहाँ पे तो डबल कोट्स का ही रोल, अगर डबल कोट ये हटा देंगे तो हम्म, 30 आएगा, प्रिंट 30 करेगा रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऐसे 10 लिख दें और यहाँ पे हाँ, केवल 20 लिख दें तब? नहीं 10 पे भी हटा दो डबल कोट्स, नहीं, 10 में लगा दें, 20 में ना लगाएं तब? तब 10 20 ही आएगा इस केस में। इस केस में 10 20 आएगा। इस केस में एरर आएगा। एरर आएगा। हाँ, ओके। देखिए, मैंने आपको कहा कि सी सी प्लस प्लस या जावा में सबसे पहले डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है। और डाटा टाइप क्या डिसाइड करता है? डोमेन ऑफ डाटा, यानी कौन कौन सा डाटा उस वेरिएबल में अलाउ है, कौन कौन से ऑपरेशन उस पर हो सकते हैं। पाइथन में डाटा टाइप डिसाइड प्रोग्रामर नहीं करता है। पाइथन में डाटा टाइप डिसाइड प्रोग्रामर नहीं करता है। ये कौन डिसाइड करता है? कंपाइलर। सर हाँ। सर अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू गिवन है तो ऑटोमेटिक उसको टाइप कन्वर्जन कर देना चाहिए। नहीं करता है। देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जब हमने डाटा यहाँ रखा तो डाटा के बेस पर बगैर डाटा टाइप के प्रोग्राम नहीं चल सकता। डाटा टाइप तो देना जरूरी है, लेकिन डाटा टाइप देना ये जो सी सी प्लस प्लस जावा में था कंपलसरी था, पाइथन में इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ए और बी में हमने कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया। तो जब डाटा हम दे रहे हैं तो इस डाटा के बेस पर कंपाइलर ने क्या डिसाइड किया? डाटा टाइप। तो यहाँ पर ए और बी का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। तो इंटीजर के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर कंपाइलर ने देखा दोनों ही किस टाइप के हैं? स्ट्रिंग। तो ए और बी किस टाइप के हो गए? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में प्लस का मतलब क्या होता है? कॉन्केटिनेशन। तो स्ट्रिंग डाटा पर स्ट्रिंग डाटा टाइप में प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड रिजल्ट आ गया। जब 10 और 20 किया आपने और दोनों ही स्ट्रिंग फॉर्मेट के हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर से ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के केस में कॉन्केटिनेशन अलाउ होगा। तो 1020 रिजल्ट आ गया। बट एक आपका स्ट्रिंग है और दूसरा इंटेजर। तो अब स्ट्रिंग और इंटेजर के बीच में ना एडिशन परफॉर्म हो सकता है, ना कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो सकता है। तो कंपाइलर वहां पर एरर मैसेज शो कर देगा कि इंटेजर इंटेजर के बीच में एडिशन कर सकते हैं आप, या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप के बीच में प्लस साइन अलाउ
नहीं है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली एरर मैसेज शो कर देगा। तो इस कंसेप्ट को हम आगे फिर एक बार रिवाइज करेंगे आने वाले सेशंस में। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो आई होप समझ पाए होंगे कि C++ जावा में हमें डाटा टाइप डिफाइन करना होता है, फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं। पाइथन के केस में डाटा टाइप डिफाइन करना प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल में डाटा स्टोर करेंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा देंगे, और जैसा डाटा होगा उसके बेस पर ऑपरेशंस के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इस कंसेप्ट को एक बार फिर से हम आने वाले सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि ये डाटा टाइप क्या होता है और डाटा टाइप कौन कौन से अलाउड हैं पाइथन में और वो क्या डिसाइड करते हैं। अब हम इससे कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो पाइथन लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया 30 इयर्स बैक 1991 में, और हम नियर अबाउट 31 इयर्स के बाद इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 इयर्स में ये लैंग्वेज उस फॉर्मेट में तो नहीं होगा जिस फॉर्मेट में ये बना होगा, क्योंकि 30 साल में, पिछले 30 सालों में इस लैंग्वेज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और बहुत सारे न्यू लाइब्रेरीज ऐड हो गए। और ये लैंग्वेज किसने डेवलप किया था? गीडो वैन रेसम। और इन्होंने जस्ट अपने लर्निंग फेज में, जब जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्मली हम बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं, हम लोग केवल डिग्री लेते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कम ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पस होता है जॉब लेना। किसी भी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कम करते हैं। लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जो बच्चे बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं, तो वो कोई एक नया कंपाइलर, कोई एक नया लैंग्वेज अकॉर्डिंगली डेवलप कर देते हैं। ये वहाँ का नॉर्मल कंसेप्ट है। और अब आने वाले समय में जैसे इंडिया में भी एमटेक में जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें जो भी बच्चे एमटेक करते हैं उनको एक रिसर्च कंसेप्ट देना होता है, उनको एक थीसिस सबमिट करना होता है। तो हमारे यहाँ पर भी वो कंसेप्ट लाया गया है, बट अभी भी हमारे यहाँ पर उस लेवल तक रिसर्च की क्वालिटी को ले जा नहीं पाए हैं, और आने वाले समय में हो सकता है इसमें सुधार होगा। बट गिडो वेन रॉसम ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के ड्यूरेशन में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, और ये लैंग्वेज जब डेवलप किया गया उससे लेकर आज तक देखें तो बहुत इसमें डेवलपमेंट हो गया है। और सेम इसी टाइम पर एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ था, दैट इज आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आर प्रोग्रामिंग भी डेवलप हुआ था और पाइथन भी डेवलप हुआ था, दोनों नियर अबाउट सेम टाइम पे डेवलप हुए हैं। ये भी 1991 में हुआ है और ये भी नियर अबाउट सेम 1991 में ही हुआ है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लोग यूज़ करते हैं और पाइथन भी यूज़ करते हैं, बट पॉपुलर पाइथन है। इसका रीज़न क्या है? पाइथन सिंपल है, नेक्स्ट एडवांस लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है। आर प्रोग्रामिंग भी लिटिल बिट पाइथन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आर प्रोग्रामिंग भी सिंपल है और इसमें भी बहुत एडवांस कैपेबिलिटीज हैं। ये भी सिंपल है, बट कंपेयर टू द पाइथन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें भी एडवांस लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो भी मैटलैब है या मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग आर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग में रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। बट अगर हम देखें तो सारी लाइब्रेरीज आज की डेट में पाइथन के साथ ही अवेलेबल हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें तो पाइथन आया क्यों, आर प्रोग्रामिंग आया क्यों, इनकी ज़रूरत क्यों थी, और लोग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। और इसका नाम पाइथन रखा क्यों?
तो एज पर द इंटरनेट एक कॉमेडी सीरीज थी एट दैट टाइम, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, उसी के बेस पर ये पाइथन नेम इसे दिया गया है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज है, इट इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स थर्ड जनरेशन, जनरल पर्पस मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पहले कंसेप्ट को हम समझ लें कि पाइथन का मेन यूज क्यों है, आर प्रोग्रामिंग को क्यों लोग यूज कर रहे हैं। जावा, मैटलैब, जावा आज की डेट में या फिर एस पी एस एस, ये वो पैकेज हैं जिन्हें रिसर्च के लिए यूज किया जाता था, रिसर्च पर्पस के लिए। बट ऑल दिस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन अ पेड वर्जन, ये सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डोमेन में अवेलेबल हो, फ्री डोमेन में अवेलेबल हो। तो इंस्टेड ऑफ पेड आई नीड अ सॉफ्टवेयर इन द फ्री डोमेन। तो फ्री डोमेन में कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, सो वी नीड अ सॉफ्टवेयर। सो एट दैट टाइम रिक्वायरमेंट इज जनरेटेड, क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें मैटलैब और एसपीएसएस के सारे फीचर्स हों। सो एट दैट टाइम पीपल्स आर वर्किंग ऑन पाइथन एंड द आर, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में वर्क स्टार्ट हुआ है। दो लैंग्वेजेस फर्स्ट डेवलप हुई और फर्दर कम्युनिटीज इन दोनों ही लैंग्वेज के साथ वर्क करने लगी, और इन दोनों ही लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज ऐड ऑन की गई ताकि मैटलैब और एसपीएसएस के सारे फीचर्स यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाए, बट इन द फ्री डोमेन। तो हमें ये सारे फीचर्स यहाँ पर मिल गए बट इन फ्री डोमेन, ताकि हम इन सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाए। तो सबसे पहला रीजन यही था पाइथन और आर प्रोग्रामिंग के पॉपुलर होने का, कि दोनों ही लैंग्वेजेस में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी और एडवांस सॉफ्टवेयर के रिप्लेसमेंट की तरह हमारे पास अवेलेबल थी। सेकंड है जावा। जावा के साथ एक कंसेप्ट होता है बाइट कोड। बता सकते हैं बाइट कोड क्या है? पहला रीजन तो ये समझ में आया होगा कि पाइथन और आर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री डोमेन में अवेलेबल हैं, सारी कैपेबिलिटी हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सेकंड, ये जावा, जावा में बाइट कोड है, जबकि सी प्लस प्लस में कंपाइल्ड EXE। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर बाइट कोड हमारी असेंबली लैंग्वेज में रिटर्न होता है और वो ओएस इंडिपेंडेंट होता है। असेंबली एंड सेकंड आपने बताया ओएस इंडिपेंडेंट। ओएस इंडिपेंडेंट। हाँ, ये ओएस इंडिपेंडेंट क्या है, इसे कोई और एक्सप्लेन कर पाएगा? या किसी और को कोई और मीनिंग मालूम हो बाइट कोड का? सर उसके बाद वो फिर नीचे जाके और इट विल बी लाइक एग्जीक्यूटेड, उसके हम्म, बाद उसका कोड जनरेट होएगा हम्म। जो कि जेवीएम पे रन करेगा, जेवीएम रन करेगा उसको।
हाँ, तो बाइट कोड के साथ आपने बिल्कुल सही कहा, ये बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट होता है, बट ये जेवीएम में रन करता है। Correct. ठीक है, ये बिल्कुल कंसेप्ट आपका सही। मैं एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। आशुतोष, आप क्या इस ओएस इंडिपेंडेंट को कुछ और एक्सप्लेन कर पाएंगे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या कुछ और? सर इसको कोई भी मतलब प्री डिफाइंड नहीं है कि एक बार अगर विंडोज़ में कंपाइल हुआ तो सिर्फ विंडोज़ में ही चलेगा, वो जो है यूबंटू में भी चल सकता है, मैक में भी चल सकता है, मोबाइल कोड्स में भी चल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं दोबारा से यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी का कोई क्वेरी होगा तो बिल्कुल आप पीछे पूछिएगा। ठीक है, सी प्लस प्लस के केस में हमने यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। इस प्रोग्राम को हमने विंडोज़ ओएस में किया, इंस्टॉल किया, यहाँ पे प्रोग्राम को लिखा। हमने यहाँ पर कंपाइलर को यूज़ किया या फिर इंटरप्रेटर को यूज़ किया। तो कंपाइलर ने क्या किया, इस सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो विंडोज ओएस में ही बना, और ये विंडोज ओएस में ही ये चलेगा। तो जिस ओएस में कंपाइल हुआ उसी ओएस पे रन कर रहा है। बट इसके अपोजिट जो हमारा जावा है, जावा में क्या हो रहा है, जावा को हम सपोज विंडोज पे काम कर रहे हैं, यहां पर भी हमने कंपाइलर यूज किया। ये कंपाइलर का आउटपुट एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, बट इस कंपाइलर का जो आउटपुट है वो बाइट कोड है। और बाइट कोड, जैसा कि आशुतोष ने बताया, कि असेंबली लैंग्वेज इक्विवेलेंट होता है। इसको हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड। अब ये इंटरमीडिएट कोड को कहाँ रन करना है, रन कहाँ करना पड़ सकता है? विंडोज, लाइनेक्स, एप्पल, एंड्रॉयड। तो ये अलग अलग ओएस हैं जहां पर इसे हम रन करना पड़ सकता है, या फिर कोई अदर ओएस भी हो सकता है। तो अब ये बाइट कोड इन सिस्टम पे तो रन तभी करेगा अगर ये बाइट कोड इसके कंपेटेबल होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कंपाइलर क्या कर रहा है, इस सोर्स कोड को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा है ताकि उस सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सके। ये बाइट कोड इन सिस्टम पे एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं हो सकता। अब ये बाइट कोड हमारे पास अवेलेबल है। अब इस बाइट कोड को विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स या उबंटू, एप्पल, एंड्रॉयड या ओएस, तो अब इस बाइट कोड को इसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है, तो हमें यहां पर एक कंपाइलर की जरूरत होगी जो इस बाइट कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दे ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो इस बाइट कोड को एज ए इनपुट लिया, इस कंपाइलर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, EXE, क्योंकि सिस्टम पे चलेगा एग्जीक्यूटेबल कोड ही। तो अकॉर्डिंगली इस बाइट कोड को इसने एक्सेप्ट किया और अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग के सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाइलर है इसे हम कहते हैं
VM, वर्चुअल मशीन। तो जावा के केस में इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। तो इस JVM का एडवांटेज क्या हुआ कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सोर्स कोड को लिखा, और ये सोर्स कोड से लिखा हुआ प्रोग्राम, बाइट कोड, किसी भी सिस्टम पे वर्क कर सकता है। इवन वो प्रोग्राम आपके मोबाइल पे रन कर सकता है, किसी और OS, या आप कह सकते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर को माइक्रो ओवन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। लेकिन आपने तो लिखा विंडोज़ में है, तो विंडोज़ में लिखा हुआ प्रोग्राम उस पर्टिकुलर मशीन पर कब काम करेगा, कैसे काम करेगा? अगर उस सिस्टम का JVM आपके पास अवेलेबल है। तो JVM अगर उस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो ये बाइट कोड अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये प्रोग्राम आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और ये बहुत ही नया कंसेप्ट था आज से 30 इयर्स पहले। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि हम किसी भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम को लिख सकें, क्योंकि अभी तक हम क्या कर पा रहे थे, विंडोज़ पे विंडोज़ के लिए, लाइनक्स पे लाइनक्स के लिए, उबंटू पे उबंटू के लिए ही प्रोग्राम लिख पा रहे थे, एप्पल पे एप्पल के लिए। लेकिन हम चाहते थे कि हम एक जगह प्रोग्राम लिखें और वो प्रोग्राम किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर पाए, किसी भी और मशीन पे काम कर पाए। तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कोड चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट लाया गया। तो जो भी सोर्स कोड है ये कंपाइल हुआ बाइट कोड में, JVM ने एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस सिस्टम में आपको इस प्रोग्राम को रन करना है उसका JVM आपको चाहिए होगा। तो ये कैपेबिलिटी किसके पास था? केवल जावा के पास, केवल जावा के पास। तो मार्केट में दो चीजें डिमांड थी, एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसा कोई लैंग्वेज हो और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। लेकिन जावा एट दैट टाइम पेड सॉफ्टवेयर था, तो हमें ऐसे लैंग्वेज की डिमांड थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो और फ्री हो। सो पाइथन एंड आर कम इनटू द पिक्चर। तो पाइथन और आर ऐसे प्रोग्रामिंग मार्केट में आए जो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, साथ में ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थे। तो पाइथन और आर का मेन फीचर क्या है? दिस इज फ्री, दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये दो मेन फीचर्स थे पाइथन और आर के। फ्री डोमेन में अवेलेबल है, सेकंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग है वो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेरी हो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है क्या? नो सर। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें समझाने की कोशिश की कि पाइथन पॉपुलर क्यों हुआ उस समय, क्योंकि ये फ्री डोमेन में था और सारे फैसिलिटीज़ थी। क्योंकि हमें मैटलैब, SPSS और भी बहुत सारे ओरेकल टाइप के सॉफ्टवेयर थे जिनको हमें बीट करना था, और ये सारे पेड थे, तो हमें फ्री में सारी चीज़ें चाहिए। और दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करने के लिए बाइट कोड का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो सेम इसी के कंपेटेबल पाइथन में क्या अवेलेबल है? बाइट कोड, और यहाँ पर अवेलेबल है PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन
वर्चुअल मशीन। यानी कि अगर आप एक पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दीजिए और हर उस सिस्टम पे जहां पर पीवीएम इंस्टॉल होगा वहां पे आपका प्रोग्राम रन करेगा। यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप पे प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो प्रोग्राम अपने मोबाइल पे टेस्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल पे टेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल के ऊपर पीवीएम इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो जो कोडिंग का एनवायरनमेंट है जो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ पे करते हैं, ये कोड आप लाइनक्स पे भी रन कर सकते हैं, एप्पल पे भी रन कर सकते हैं, एंड्रॉयड ओएस पे भी रन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपको अपने उस टारगेट मशीन पर पीवीएम इंस्टॉल करना होगा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं और ये एनवायरनमेंट आप अपने मोबाइल में भी जनरेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल में जो प्रोग्राम लिखेंगे उसे अपने सिस्टम पे टेस्ट कर सकते हैं, सिस्टम पे जो प्रोग्राम लिखेंगे उसे मोबाइल पे भी टेस्ट किया जा सकता है। सो पाइथन भी आपका बाइट कोड जनरेट करता है और यहाँ पर भी पाइथन वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट अवेलेबल है। So the same thing is, it is compiled to bytecode and executed in a Python virtual machine PVM। यहाँ पे जैसे एक सिंगल लाइन दिया गया है, बट ये सिंगल लाइन ने पूरे जावा के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की, बट आज तक जावा का मार्केट इंटैक्ट है और बहुत बड़ा मार्केट है, उसको अभी तक पूरा कैप्चर पाइथन नहीं कर पाया है। बट पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इफ इट इज कंपाइल्ड टू बाइट कोड देन इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये पीवीएम पे ही वर्क करता है। एंड इट इज सुटेबल टू यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब एप्लीकेशन। इसमें आप वेब एप्लीकेशन भी जनरेट कर सकते हैं और ओएस बेस्ड सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी लैंग्वेज को हम तभी यूज कर सकते हैं अगर वो सभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटर्स, मॉड्यूलरिटी, क्लासेस, इन फीचर्स को अगर लैंग्वेज सपोर्ट करेगा तभी वो लैंग्वेज मार्केट में चल भी पाएगा। सो 30 इयर्स पहले जब पाइथन को डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया, तो इसमें सारे कंसेप्ट जो C++ में या जावा में थे या सी लैंग्वेज में थे, उन सभी कंसेप्ट को इस लैंग्वेज में भी डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया। सो पाइथन हैज़ अ स्ट्रांग स्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रक्ट। इसके अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो किसी और लैंग्वेज में होते हैं, जैसे फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, पैकेजेस। इन सभी कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन आने वाले क्लासेस में समझने की कोशिश भी करेंगे। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये तो क्लियर है, फ्री और ओपन सोर्स में अवेलेबल है और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन किया जा सकता है। सो इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैंने आपको बताया सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स पाइथन प्रोग्राम। ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है। इसे आपने क्या किया? कंपाइल किया विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर और कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। तो कंपाइलर ने इसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे यूज हो रहा है कंपाइलर। तो ये इंटरप्रेटेड का कंसेप्ट कहां पर आया? ये बाइट कोड कहां पर एग्जीक्यूट होगा? विद द हेल्प ऑफ पीवीएम। तो ये जो पीवीएम है इस बाइट कोड को कंपाइल नहीं करेगा, बट दिस पीवीएम इज गोइंग टू interpret this PVM is going to interpret this byte code। इसे इंटरप्रेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली ये टारगेट ओएस पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो बाइट कोड है यहां पर तो कंपाइल हो गया और यहां पर ये इंटरप्रेट होगा। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेट
इंटरप्रिटेशन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं क्या? ये कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के बीच क्या डिफरेंस है? सर कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम के लिए आपका बाइट कोड ओबीजे कोड जनरेट कर देगा और इंटरप्रेटर जेवीएम में या जब पीवीएम में जाएगा तो लाइन बाय लाइन उस हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा आपके टारगेट मशीन पे। बिल्कुल ठीक। कंपाइलर के केस में सपोज इसके अंदर 5 लाइन्स है, तो 5 लाइन्स इन अ सिंगल गो बाइट कोड में कन्वर्ट होंगी इफ नो एरर। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो इन अ सिंगल गो ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर एरर है तो बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होंगी। लेकिन इंटरप्रेट के केस में क्या है, ये 5 लाइन्स है, तो फर्स्ट लाइन इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लाइन इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड लाइन। तो लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो कंपाइलेशन इज अ फास्ट प्रोसेस एंड इंटरप्रिटेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो इंटरप्रिटेशन लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो हम बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए तो कंपाइलर यूज करते हैं, बट पीवीएम लाइन बाय लाइन टारगेट मशीन में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट करता है। सो पाइथन के पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बाइट कोड कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है और ये बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट होने के लिए इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट पीवीएम में यूज होता है। सो पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन में कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों ही कंसेप्ट का यूज हो रहा है। ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पाइथन है, सी पाइथन, जे पाइथन, बट हम लोग जो पाइथन यूज करने जा रहे हैं वो ये पाइथन 3 है और ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के थ्रू अवेलेबल है और इस वेबसाइट से हम डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं इंस्टॉल किया कैसे जाता है। python.org। तो ये वेबसाइट है जहां पर पाइथन का कंपाइलर अवेलेबल है। डाउनलोड पाइथन 3.11.1 इस लिंक को आप क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करते ही एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे ओपन किया तो इस टाइप का ये एक विंडो ओपन हो गया है। ये इंस्टॉलेशन ये इंस्टॉलेशन विंडो है। यहाँ पर ये इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका लाइनेक्स है तो अकॉर्डिंगली जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे सभी टाइप के ओएस के लिए इंस्टॉलेशन फाइल अवेलेबल है। तो हम यहाँ इंस्टॉल नाउ नहीं करेंगे बट कस्टमाइज करेंगे ताकि ये समझ सके कि हमने पाइथन को कहाँ इंस्टॉल किया है और आने वाले समय में जो लाइब्रेरीज हैं उसे भी हम उस पर्टिकुलर फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन के कंपाइलर को इंस्टॉल करते वक्त या इस इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट को
इंस्टॉल करते वक्त हम इंस्टॉल नाउ बटन क्लिक नहीं करेंगे, बट कस्टमाइज ऑप्शन की हेल्प लेंगे और यहाँ पर ऐड पाइथन टू द पाथ ये सेट करना है। तो कस्टमाइज पे जब हमने क्लिक किया तो ये हमसे सजेशंस ले रहा है क्या क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इनमें सारी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये इंस्टॉल करना है, जैसे आपके सिस्टम पे सभी यूज़र के लिए करना है तो इसे भी क्लिक कर दीजिए। और ये कह रहा है कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम फाइल्स में अगर इंस्टॉल करना है तो प्रोग्राम फाइल में आप कर सकते हैं, या फिर किसी और लोकेशन पर करना है तो किसी और लोकेशन पर भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐड पाइथन टू EXE नहीं करते हैं और कस्टमाइज पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड पाइथन टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल इसे क्लिक करना ज़रूरी है। अगर प्रीवियसली सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। अगर आपने पहले ऐड पाइथन टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं किया है तो इसे आप क्लिक कर दें। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सिलेक्ट होना चाहिए और ये भी सिलेक्ट होना चाहिए। ये दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट होने हैं और इसे कहाँ इंस्टॉल करने हैं ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं C ड्राइव पे या D ड्राइव पे तो जिस लोकेशन पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली वो लोकेशन आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो भी लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पर वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने में हार्डली 2 या 3 मिनट्स का समय लेता है। तो इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि केवल यही एक पाइथन का एनवायरनमेंट है, बट हम और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं जिन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी ने एनाकोंडा वर्जन इंस्टॉल किया है तो एनाकोंडा वर्जन भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एनाकोंडा वर्जन और इस वर्जन में क्या डिफरेंस है। ये जो फाइल है ये 24 MB की है, जस्ट 24 MB की फाइल, और आपका एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली इंस्टॉल हो जाता है। बट अगर आप एनाकोंडा का वर्जन इंस्टॉल करेंगे, एनाकोंडा भी एक मेथड है जहाँ पर आप पाइथन को लर्न कर सकते हैं। बट एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए नियर अबाउट 1 GB तक का डाटा आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। 1 GB का डाटा, तो उतने डाटा को पहले डाउनलोड करना होगा, फिर इंस्टॉल करना होगा, और उसे सिस्टम भी थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, यानी कि नियर अबाउट आपके पास 16 GB का रैम हो और फास्ट प्रोसेसर हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास स्लो सिस्टम है, स्लो प्रोसेसर के सिस्टम है या कम रैम के सिस्टम है। ऐसे केसेस में एनाकोंडा को हम यूज़ नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस python.org, python.org। और यहाँ से हमारे पास IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट वर्जन मिलता है, जहाँ पर हम पाइथन की बेसिक लाइब्रेरी को रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ऐड ऑन करके लर्निंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। बट अगर आपके पास हायर वर्जन है तो आप एनाकोंडा वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पाइचाम भी एक वर्जन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो भी क्लासेस में एग्जांपल्स को बताऊंगा वो आइडियली पाइथन, जो कि python.org वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, उसी के बेस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो आप लोग भी इस पर्टिकुलर बेसिक एनवायरनमेंट को अपने सिस्टम पे ही इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आप क्लासेस से कंसेप्ट को ज़्यादा बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट से पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया python.org वेबसाइट है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। और ये जब PPT बनाया गया था उसमें 3.8 वर्जन था, बट आज की डेट में 3.11 वर्जन अवेलेबल है। तो आप इस वर्जन को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड इसको क्लिक करने से जस्ट 24 MB का एक फाइल डाउनलोड आपके सिस्टम पर हो जाता है और इस फाइल को आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो जैसे ही आपका ये फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगा, इसे जैसे स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद इस टाइप का विंडो आएगा। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। और यहाँ पर ये ऐड पाइथन, ये जो सेकंड आइकन है, इसे भी हमें सेलेक्ट करना है। तो इसे सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करना है। तो इसे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें सिलेक्टेड होना चाहिए वो दिस वन, ये दोनों को सिलेक्ट करना है, ये दोनों को टिक होना जरूरी है। देन आप यहाँ पर अपना पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं जहां पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो भी पाथ है वो पाथ आप यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे डी ड्राइव पर पाइथन फोल्डर में हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वर्जन भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो 311 यानी कि 3.11 वर्जन है, तो ये फोल्डर का नेम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसे टिक कर दीजिए। देन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट विंडो में ये ऑल यूजर, add Python to the environment variable, then specify the folder location and then click on the install button। उसके बाद install button पे आप क्लिक कर देंगे और ये Python आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये अगर आप मिस कर रहे हैं तो ऐड नहीं होगा, अगर आपने क्लिक किया है तो ऐड हो जाएगा। तो हमें पता कैसे चलता है क्या हमारे एनवायरनमेंट में ये पाइथन फोल्डर ऐड हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम यहाँ पर CMD पे टाइप करके भी आ सकते हैं और यहाँ पे अगर पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ होगा तो हम पाइथन पर यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो अगर पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पर पाइथन टाइप करते ही ये पाइथन का एडिटर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप 10+5 अगर लिखते हैं, कोई भी कमांड आप रन करते हैं तो यहाँ पर ये वर्क करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर हम पाइथन काम करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम चेक करने के लिए देख रहे हैं कि पाइथन हमारे पाथ में ऐड हो पाया है कि नहीं हो पाया है, और कोई पर्पज़ इसका यहाँ पर नहीं है। सो हम क्विट का यूज़ करके बाहर आ चुके हैं। तो हमने जस्ट देखा कि यहाँ पर पाइथन हमारे पाथ में एडेड है या नहीं। तो ऐड होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर पाथ में अगर हम देखें तो पाइथन को जिस फोल्डर में आपने ऐड इंस्टॉल किया होगा पाथ में वो फोल्डर भी यहाँ पर शो करता है। जैसे यहाँ पर मैंने सी ड्राइव पे पाइथन आइडियली इंस्टॉल किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली पाथ यहाँ पर शो कर रहा है। बट पाइथन को रन करने का जो एक्चुअल प्रोसेस है, अब हम वो देखते हैं कि कैसे आइडियली हम स्टार्ट करेंगे, कैसे वहाँ पर बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ तो जस्ट मैंने आपको बताया कि पाइथन को यहाँ पर आप डायरेक्टली रन टाइप करेंगे तो पाइथन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पाइथन आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। ये पाइथन 38 भी इंस्टॉल्ड है और पाइथन आइडियली भी इंस्टॉल्ड है। तो दोनों ही वर्जन इंस्टॉल किए गए हैं। जस्ट देख सकते हैं, अगर आप 311 करेंगे तो यहाँ पर सी ड्राइव पे पाइथन 11 नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद कैसे हम पाइथन को रन करते हैं, कैसे उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, जस्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी के सेशंस को हम कल भी कवर कर पाएंगे। तो पाइथन को रन करने के लिए मेन है आइडियली पाइथन। आइडियली पाइथन, तो मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ लिखा आइडियली, तो आइडियली पाइथन 3.10 यहाँ शो कर रहा है। आइडियली मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट। IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग
एनवायरनमेंट, तो इसे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा पाइथन स्टार्ट हो चुका है। तो पाइथन का यहाँ पे देखिए तो एक वाइट बैकग्राउंड के साथ ये पाइथन स्टार्ट हुआ है। और ये पाइथन में इसके अगर ऑप्शंस को देखें तो सेम वैसा ही ऑप्शन है जैसा कि नोट पैड में होता है। तो फाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक अनटाइटल्ड यानी कि जो नोट पैड में स्टार्ट होता है सेम वैसा ही ऑप्शन है। बट यहाँ पर नोट पैड में फाइल और एडिट ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर एक रन ऑप्शन अभी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर एक पाइथन का एनवायरनमेंट स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पे भी अगर आप 10+5 लिखें, 12 माइनस या कोट्स के अंदर 10 प्लस 15 लिखें तो कॉन्केटिनेशन हो रहा है। a इक्वल टू 10 लिखें, b इक्वल टू 20 कर दें, c इक्वल टू a प्लस b करें तो यहाँ पर भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी वेरिएबल के डाटा को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। बट प्रोग्राम को यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करनी होती है, स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी होती है। तो फाइल न्यू, ये हमारा एक एनवायरनमेंट है, फाइल है। इसका नाम करेंटली क्या है? अनटाइटल्ड, यानी कि कोई भी नाम हमने नहीं दिया है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। हमने c को प्रिंट कर दिया। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे? फाइल सेव। अब सेव करते वक्त ये कहाँ पे सेव कर रहा है? पाइथन आइडियली, जहाँ पर ये पाइथन करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस लोकेशन से पाइथन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर वर्जन नंबर 10 इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर जो नाम आप देना चाहते हैं, जैसे आज की डेट है 27/12/P1, आज की डेट का ये पहला प्रोग्राम हम लोग रन करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 27/12/P1 नेम दिया और सेव कर दिया। तो जो भी नाम हम यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ पे 27/12/P1.py लिखा हुआ आ गया। और ये इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, C:python IDLE। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये स्टोर है। इसको अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं रन कैसे करते हैं। रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल में F5 की भी प्रेस किया जा सकता है। तो जैसे ही रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आउटपुट आ गया। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग विंडो हैं। देखिए पहला विंडो ये कंपाइलर का है, दूसरा विंडो ये एडिटर का है। इस एडिटर विंडो को अगर बंद कर देंगे तो भी कंपाइलर अवेलेबल है और दोबारा से उसी फाइल को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर क्या नाम था, 27/12/P1, इस फाइल को फिर से ओपन कर सकते हैं। तो ये फिर से ओपन आपका हो गया। अब इसी फाइल को अगर आप चेक करना चाहें डॉस प्रॉम्प्ट पे, तो ये सी ड्राइव पे इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन IDLE। और यहाँ पर 27/12/P1 ये आज की डेट का फाइल है। इसे हम नोटपैड में ओपन करके देख लेते हैं। तो फाइल का एक्सटेंशन .py अपने आप ही आ जाता है। इसे अगर आप देखें तो ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, सिंपल टेक्स्ट फाइल है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटेड कंसेप्ट नहीं है। कोड को लिखने के लिए कोई कोडिंग शीट अवेलेबल नहीं है जैसा कि फोर्ट्रॉन या कोबोल लैंग्वेज में हुआ करता था। ये भी एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, फ्री फॉर्म लैंग्वेज है जहां पर आप कोडिंग लिख सकते हैं। लेकिन फ्री फॉर्म होते हुए भी ये कंप्लीटली फ्री फॉर्म नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज में जितना इंडिपेंडेंस था कि कोई भी लाइन हम कहीं भी टाइप कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो ये कंप्लीटली फ्री फॉर्म लैंग्वेज नहीं है। क्या डिफरेंस है मैं आपकी अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर सारी चीज़ें एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी गई हैं। अब ये कोड हमने लिखा
तो अगर ये फ्री फॉर्म होता तो हम इसको कहीं भी टाइप कर सकते थे, कहीं भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब रन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा, यहाँ पर ये एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज क्या है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट यानी कि सारी लाइनें एक लेवल पे होनी ज़रूरी हैं। तो हम इसको भी यहाँ पे ले जाते हैं, इसको भी इसके नीचे ले आते हैं, इसको भी इसके नीचे ले आते हैं, इसको भी इसके नीचे ले आते हैं। तो सारी लाइनें एक लेवल पे आ चुकी हैं। अब हम रन करके देखते हैं, अभी भी एरर है। ये एरर क्या है? ये कह रहा है कि अभी भी एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पाइथन सारे लाइनें, सारी कोड फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना जरूरी है। सारे कोड फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना जरूरी है। तो फर्स्ट लाइन जरूरी नहीं है, बट फर्स्ट कॉलम जरूरी है। तो फर्स्ट कॉलम से ही आप कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। इसी केस में सपोज हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1। अब हम दूसरा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो हैश का मतलब है कमेंट। कमेंट ये प्रोग्राम नंबर 2 है। यहाँ पर मैंने लिखा 10 और बी में है 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट दिस सी। अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल। तो यहाँ पर दो आउटपुट आए। पहला कैसा है? 10 and 20 1020। दूसरा आउटपुट क्या आया? 10 + 20 30। यानी कि दो प्रोग्राम लिखे हैं तो दोनों प्रोग्राम कन्वर्ट हुए और एग्जीक्यूट हो गए। हम चाहते हैं कि केवल इस प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए, इस प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट हम चाहते हैं, सेकेंड प्रोग्राम का आउटपुट हम नहीं चाहते। सर नीचे वाली लाइन को कमेंट कर देंगे, प्रिंट सी को, प्रोग्राम 1 के। हाँ, नीचे की जो लाइंस हैं इनको हम कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए क्या है हमारे पास? हैश साइन। हाँ, ये हैश अगर हमने लगा दिया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सेकेंड वाला आउटपुट हमारे पास नहीं आएगा। दूसरा मेथड है, हम इसे ट्रिपल कोट्स में क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सारा कोड हमने ट्रिपल कोट्स में क्लोज कर दिया, तो अब भी ये आउटपुट नहीं आएगा। यानी मल्टी लाइन को एक साथ कमेंट कन्वर्ट करना हो तो ये ट्रिपल कोट्स को हम यूज करते हैं। मल्टी लाइन्स को एक बार में ही कमेंट करना हो तो हम ट्रिपल कोट्स की हेल्प लेते हैं। सी प्लस प्लस या जावा में इसके इक्विवेलेंट क्या होता है? /* हाँ, अगर सी प्लस प्लस या जावा यूज कर रहे हैं तो हम /* और / का यूज करते हैं। बट यहाँ पर ये ट्रिपल कोट्स को यूज किया जाता है। पाइथन में ये सिंबल अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे हम एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं और कैसे प्रोग्राम को कमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर लाइन है उसे कन्वर्ट करना है कमेंट में तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कमेंट्स मीन्स एवरीथिंग आफ्टर हैश ऑन अ लाइन इज इग्नोर्ड। तो जो भी हैश के बाद लिखा होगा वो यहाँ पर इग्नोर हो जाएगा, यानी कि कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। Block and indentation. It follows the block structure and nested block structures with indentation. तो पाइथन के अंदर ब्लॉक का कंसेप्ट है। जैसे ABC ब्लॉक 1 है, अगर इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है तो उनको इस स्टेटमेंट से राइट साइड में इंडेंट करना जरूरी है। तो इंडेंटेशन हम यूज करते हैं जब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स या फंक्शंस या क्लासेस
डिफाइन करते हैं। तो करेंटली हमने ना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया है, ना फंक्शन यूज़ किया है, तो अभी हम ब्लॉक के कंसेप्ट को भी यूज़ नहीं करेंगे। सारे के सारे प्रोग्राम्स कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होने ज़रूरी हैं। अगर किसी भी लाइन को आप थोड़ा सा भी इंडेंट कर देंगे, एक कॉलम का भी इंडेंटेशन दे देंगे और रन करेंगे, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का एरर यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट सेपरेटर इज अ सेमीकोलन but needed only when there are more than one statement on a line. What is the meaning of this? जैसे a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, और ये दोनों ही लाइंस हम सेम लाइन पे लिखना चाहते हैं। फिर से एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स, यानी a में 10 आपने किया है और b में 20, तो b नेक्स्ट लाइन पे होगा, यानी हर स्टेटमेंट दूसरे लाइन पर होना चाहिए। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आप सेम लाइन पे लिख रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट अगर सेम लाइन पे लिख रहे हैं, तो आप सेमीकोलन की हेल्प ले सकते हैं। तो इस केस में 1020 रिजल्ट आ रहा है। तो जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक लाइन पे लिखना हो, तो उन्हें आप सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हैं। और फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .py। बट अगर एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट एक्सटेंशन हो सकता है, वहां पे pyw और कोई अदर एक्सटेंशन भी हो सकता है। बट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो एक्सटेंशन है .py ही होगा। सो ये मीनिंग था व्हाट इज द कमेंट, व्हाट इज द ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, व्हाट इज द मल्टीपल लाइन एंड व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल क्या हेल्प करता है। प्रोग्राम में कभी भी अगर हमें डाटा को स्टोर करना है, जैसे 10 स्टोर करना है, तो 10 को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए। इस लोकेशन को रिफर करने के लिए हमें इसका एक नाम भी देना होगा। सो दिस इज अ variable name. This is the variable data. लेकिन पाइथन में अगर हम देखें तो इसे हम वेरिएबल बोलते हैं और इसे हम लिटरल्स कहते हैं। वेरिएबल्स एंड लिटरल, यानी कि अगर हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 10, तो 10 क्या है? लिटरल। और a क्या है? वेरिएबल नेम। लिटरल एंड वेरिएबल। So variables are containers for storing the data values. कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की हेल्प हम लेते हैं। तो कोई भी डाटा स्टोर करना हो, वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है। किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। विदाउट लोकेशन हम कोई भी डाटा मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे ये रैम है, रैम में हमने 10 स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया, इसे वापस यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि 10 हमने कहाँ स्टोर किया है और 20 हमने कहाँ स्टोर किया है, क्योंकि ये एक मेमोरी सेल एड्रेस है, मेमोरी सेल एड्रेस। तो कोई लोकेशन है, तो उस लोकेशन का एड्रेस हम डायरेक्टली रिफर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसे एक नाम दे देते हैं, लाइक A एंड B। तो मेमोरी के सेल्स में जहां डाटा स्टोर किया है उसे हम एक नाम दे देते हैं, जस्ट फॉर रिट्रीविंग द डाटा। वेरिएबल नेम क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द मेमोरी। तो वेरिएबल का मेन पर्पस क्या है? इट हेल्प अस टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द मेमोरी। अब ये वेरिएबल है, वेरिएबल में डाटा हमने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट है पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल।
नो कमांड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। सो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि वेरिएबल डिक्लेयर से मतलब है वेरिएबल का डाटा टाइप, वेरिएबल विथ डाटा टाइप। नॉर्मली सी, सी प्लस प्लस या जावा में जब हम इंट लिखते हैं तो इंट के साथ एक नाम देते हैं, ए या बी। तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर हुआ, ये वेरिएबल हो गए और ये इसका डाटा टाइप हो गया। तो डाटा टाइप क्या आइडेंटिफाई करता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट, डोमेन ऑफ डाटा, ऑपरेशंस ऑन डाटा अलाउड। तो जो डाटा टाइप है ये क्या इंडिकेट करता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट, इस वेरिएबल को मेमोरी में कितना स्पेस चाहिए, डोमेन, कौन कौन सा डाटा इस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, कौन कौन से ऑपरेशन इस वेरिएबल पे अलाउड हैं, इस डाटा पे अलाउड हैं। तो ये सारी चीजें कौन इंडिकेट करता है, डाटा टाइप। बट पाइथन के अंदर हमारे पास कोई कमांड है ही नहीं जिससे हम डाटा टाइप डिफाइन कर पाए। सो यहाँ पर डाटा टाइप कैसे होता है और वेरिएबल कब बनता है, वेरिएबल इज क्रिएटेड एट द टाइम फर्स्ट वैल्यू असाइन टू इट। जब भी हम कोई भी वैल्यू फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो जैसे ही हमने लिखा x इक्वल टू 5, तो इसने क्या किया, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन क्रिएट किया और इसमें 5 स्टोर कर दिया और इसका नाम क्या रखा, x। तो ये मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, मेमोरी कितनी चाहिए और कौन सा डाटा इसमें स्टोर हो सकता है, कौन कौन से ऑपरेशन इस पे अलाउ हैं, ये किसने डिसाइड किया, कंपाइलर ने। कैसे डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरल। तो ये जो लिटरल है इसको कंपाइलर ने चेक किया, ये लिटरल कैसा है, तो जिस टाइप का है उसके बेस पर डाटा टाइप इस x को असाइन कर दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप, डाटा टाइप इज अलोकेटेड टू द वेरिएबल। तो इस लिटरल के बेस पर वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन हो जाता है और डाटा टाइप क्या हेल्प करता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट, डोमेन ऑफ डाटा, ऑपरेशंस अलाउड ऑन द डाटा। जैसे इस केस में हमने कोट्स में डाटा लिखा, तो कोट्स का मतलब है कंपाइलर ने डिटेक्ट किया कि ये इंटीजर तो नहीं है, ये फ्लोट भी नहीं है, ये कोट्स में है। कोट्स का मतलब है कि ये स्ट्रिंग डाटा हो गया। तो स्ट्रिंग डाटा है तो अकॉर्डिंगली वाई जो वेरिएबल है ये इसके साथ स्ट्रिंग डाटा टाइप असाइन हो गया। तो स्ट्रिंग असाइन होते ही इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट, इसका डोमेन और ऑपरेशंस सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई, क्योंकि अगर न्यूमेरिक होगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्ट्रिंग डाटा है तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होगा। स्ट्रिंग के केस में अपर केस, लोअर केस या कोई भी कैरेक्टर सिंबल आ सकता है, लेकिन अगर इंटेजर है तो वहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट्स अलाउड होंगे, और अगर वो फ्रैक्शनल है तो उसमें फ्रैक्शनल डाटा और डॉट भी अलाउड होता है। तो ये जॉब डाटा टाइप असाइन करने का जॉब किसका है, कंपाइलर का। और डाटा टाइप क्या हेल्प करता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट, डोमेन ऑफ अ डाटा, ऑपरेशंस अलाउड ऑन द डाटा। ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करने में डाटा टाइप हेल्प करता है। ये क्या रूल्स हैं नेम को डिफाइन करने के लिए, ये डिफरेंट मैटर है, इसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का सेशन भी है जो फर्स्ट डे को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। बट आज हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे कि कैसे हम सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिख सकते हैं लिटरल्स और स्ट्रिंग के बेसिस पर। तो बाकी के जो कंटेंट है इस स्लाइड के, इसे हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक बार और एक प्रोग्राम जस्ट यहाँ ले रहा हूँ और उसके बाद आज का सेशन हम क्लोज करेंगे।
तो इस वो भी मैं कमेंट कर रहा हूँ और एक प्रोग्राम जस्ट मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। प्रोग्राम नंबर 3, ये हमारा लेंथ है, ये विड्थ है और हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। और हम इस एरिया को प्रिंट कर देते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए रन मॉड्यूल। ये 50 आ गया। ये 50 एरिया है, बट इसके आगे मुझे शो करना है एरिया मैसेज भी शो करना है। तो एरिया मैसेज कैसे शो करेंगे? एरिया, तो प्रिंट में हमने दो चीजें लिखी, वन इज एरिया और दूसरा भी एरिया। ये एरिया क्या है? वेरिएबल। ये एरिया क्या है? एक मैसेज, क्योंकि ये कोट्स में एनक्लोज है। तो हम यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50। तो जो भी मैसेज आपको लिखना है उसे आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है सिंगल कोट्स में, आप डबल कोट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिंगल या डबल दोनों ही कोट्स में ये मैसेज आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक प्रोग्राम और ले लेते हैं। तो जब भी किसी प्रोग्राम को कमेंट करना है तो मैं इस कोट्स को यहाँ पर, ट्रिपल कोट्स को यहाँ पे मूव कर दे रहा। तो ये स्टार्टिंग कोट्स हो गया, ये एंडिंग कोट्स हो गया। इसके बीच में जितने भी कोड हम लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कमेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये नेम है, जैसे मैंने लिखा अजय, और ये मैंने एज लिखा 30। प्रिंट नेम प्रिंट एज। तो यहाँ नेम और एज मैसेज प्रिंट हो गया, बट मुझे अजय और 30 प्रिंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे नेम अजय और एज 30 प्रिंट होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो जो प्रिंट नेम लिखा है उसमें कॉमा नेम लगा देंगे और जो एज है उसमें कॉमा एज लगाएंगे। जैसे नेम, कॉमा के बाद नेम लिख दिया, क्योंकि कॉमा के बाद ये नेम क्या है? वेरिएबल नेम, और ये एज। तो दोनों ही डाटा हमारा प्रिंट हो गया। तो क्या दो प्रिंट लाइन की जरूरत है, दो प्रिंट फंक्शन की जरूरत है? अगर हम ऐसे लिख दें तो सारा रिजल्ट एक ही लाइन में आ गया। दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो दो लाइन में आएगा, सिंगल यूज करेंगे तो सिंगल लाइन में आएगा। हम चाहते हैं कि नेम डिस्प्ले होने के बाद एज और जो है ये डाटा ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाना चाहिए। एक मेथड क्या है, इसको दूसरे प्रिंट फंक्शन में लिख दीजिए, या फिर जैसा कि सी लैंग्वेज में हम यूज करते थे स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन। तो ऑटोमेटिकली ये डाटा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो स्लैश एन इज अ white space character which is used to move the output to the next line। तो हम सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट से भी मल्टी लाइन आउटपुट ले सकते हैं, और मल्टी लाइन आउटपुट लेने के लिए मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज किया जा सकता है। तो ये 4 प्रोग्राम्स है जो आज हमने समझने की कोशिश की। और भी कंसेप्ट हमारे सेशन में बचा हुआ है, इसे हम कल 3 o'clock क्लास स्टार्ट करेंगे और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई भी क्वेरी हो आज के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड तो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है क्या आज की डेट में? सर हाँ बोले।
सर हम लोग टेक्स्ट रीडर के लिए VS कोड वगैरह कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। VS कोड, पाइचार्म, जेपाइथन, आयरन पाइथन कोई भी आप यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो करा रहा हूँ ये आइडियली एनवायरनमेंट में करा रहा हूँ। ओके। आप कोई भी एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट था हम्म, एक्चुअली हमारा ये क्लास का टाइम 3 से 5 ही रहने वाला है क्या हाँ, फॉरएवर? कितना, हाँ, क्या करना चाहते हैं बताइए? एक्चुअली मेरे लिए अच्छा ये रहेगा, हाँ, मतलब मैं अपना पर्सनल हाँ, बता बताइए, रहा हूँ, बताइए। बाकी अगर हम लोग इसको थोड़ा सुबह ले लें तो मतलब जैसा आपको सूटेबल लगे, या बाकी लोगों से भी हुँ, हम लोग पूछ लेंगे, हुँ। बिकॉज ये समय थोड़ा ऑफिस के समय